हम्म, ठीक है। लास्ट क्लास में हम लोगों ने कहाँ तक पढ़ लिया था? स्प्रिंग मास से। हाँ, लास्ट क्लास में स्प्रिंग मास सिस्टम के सारे स्प्रिंग मास से। क्वेश्चंस वगैरह कर लिए थे हम लोगों ने, है ना? तो यस सर। सर जितने भी डिफरेंट अलग क्वेश्चंस हो सकते थे हो गए। चलो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं, डेट इज एंगुलर एसएचएम। तो सबसे पहले अपन लोग देखेंगे कि क्या डिफरेंस है एंगुलर एसएचएम और लीनियर एसएचएम में। उसके बाद फिर हम लोग इसके बाद सिंपल पेंडुलम स्टार्ट करेंगे। तो लीनियर एसएचएम क्या होता है, एंगुलर एसएचएम। और पहले लीनियर एसएचएम और एंगुलर एसएचएम में डिफरेंस देख लेते हैं और क्या क्या फॉर वैल्यूज वगैरह यूज करते हैं। अगर ये शॉर्ट ट्रिक को यूज करेंगे तो हमारा लीनियर और एंगुलर एसएचएम काफी आसान हो जाता है। तो पहले मैं इस तरफ लिखता हूँ लीनियर एसएचएम और इधर एंगुलर एसएचएम, और दोनों में डिफरेंस देख लेता हूँ। तो लीनियर एसएचएम क्या है, जो सिंपल सा एसएचएम होता है वो लीनियर एसएचएम कहलाएगा। मतलब कि मोशन अगर एक्स डायरेक्शन में हो रहा है और एसएचएम एक्स डायरेक्शन में हो रहा है तो वो लीनियर हो जाएगा, या फिर वाई डायरेक्शन में हो रहा हो, या फिर सिंगल एक यूनिट डायमेंशन में होना चाहिए, सिंगल डायमेंशन में होना चाहिए, तो हमारा वो लीनियर एसएचएम कहलाएगा। या फिर मैं दूसरे वर्ड्स में बोल सकता हूँ कि अगर किसी भी केस में अगर फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स होगा या फिर फोर्स इस तरीके से रहेगा तो उस केस में हमारा लीनियर एसएचएम होगा। तो मैं एक बना देता हूँ इस जगह पे। ये है एक स्प्रिंग और स्प्रिंग से ब्लॉक अटैच्ड है, मास का ब्लॉक, और ये स्प्रिंग कांस्टेंट के। और इसको मैं अगर इस पोजीशन से डिस्प्लेस करता हूँ तो डिस्प्लेसमेंट करने पे क्या होगा, ये एसएचएम करेगा। सेम वे में अगर मैं एंगुलर एसएचएम की बात करूँ तो एंगुलर एसएचएम में क्या होगा, अगर कोई भी मैं एक, जैसे कि पेंडुलम है ना, कोई भी एक बॉल लिया, उसको स्ट्रिंग के साथ टाई किया और इसको मैं रूफ के साथ कनेक्ट कर दिया और मैं इसको डिस्प्लेस कर देता हूँ। इसको डिस्प्लेस थोड़ा सा इस डायरेक्शन में किया तो डिस्प्लेसमेंट होने के कारण से ये क्या करेगा, वापस से इस डायरेक्शन में जाएगा, और क्योंकि इसके पास अब काइनेटिक एनर्जी आ चुकी है तो ये थोड़ा सा इधर जाएगा, फिर वापस से इधर आएगा और फिर इस तरीके से टू एंड फ्रो मोशन करते रहेगा। लेकिन क्या इस बॉल का मोशन सिंगल डायमेंशन में हुआ है क्या? नहीं, टू डायमेंशन में हो रहा है, एक्स और वाई कोऑर्डिनेट भी दिए जाएंगे। लेकिन ये जो मोशन है एक सर्कुलर पाथ में हो रहा है, तो एंगुलर एसएचएम इसे कहा जाएगा। लेकिन ये सिर्फ एंगुलर ऑसोलेशंस भी कहा जा सकता है। एंगुलर एसएचएम बोला है तो एसएचएम बोलने के लिए कंडीशन होना चाहिए, और वो कंडीशन है कि जो टॉर्क होना चाहिए दैट शुड बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द थीटा। ये एंगल को अगर मैं थीटा बोलूँ तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा होना चाहिए, जैसा कि यहाँ पे लिखा गया। तो सेम फॉर्मूला यहाँ पे भी यूज होता है, के इंटू थीटा। तो टॉर्क किसी भी कोई भी टॉर्क अगर किसी भी सिस्टम पे या फिर कोई भी मास पे इस तरीके से लग रहा हो तो वो क्या करेगा, एंगुलर एसएचएम करेगा। दूसरा चीज, इस लीनियर एसएचएम में हम लोग क्या देखते हैं कि एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वायर एक्स, और इसी से हम लोग कंपेयर करते हैं। इस जगह पे भी हम लोग वही काम करेंगे, इसका एक्सेलरेशन नहीं एंगुलर एक्सेलरेशन लिखेंगे अल्फा। टॉर्क से क्या मिलता है, एंगुलर एक्सेलरेशन दैट इज अल्फा, और अल्फा सर इज ये इक्वल, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है। कौन सा, अल्फा? सर ये अल्फा टेंजेंशियल। एंगुलर एक्सेलरेशन है ये, टेंजेंशियल तो 80 होता है ना। हाँ सर सर तो बोलिए। माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वायर एक्स के जगह पे क्या लिखेंगे हम लोग, थीटा लिखेंगे। तो ये हो जाएगा इसका इक्वेशन ऐसा। थर्ड वाला देखते हैं। थर्ड वाले के लिए ओमेगा का वैल्यू हम लोग कितना लिखते हैं, रूट अंडर ऑफ के बाय एम लिखते हैं इस जगह पे। तो यहाँ पे ओमेगा का वैल्यू क्या लिखेंगे बोलो, ओमेगा इज इक्वल्स टू रूट सेम अंडर ही ऑफ लिखेंगे। के बाय आई। अगर तुमने सर्कुलर मोशन अच्छे तरीके से देखा होगा तो उसमें मैंने शॉर्ट ट्रिक बताया था कि कोई सा भी जो वैल्यू है एंगुलर लीनियर
को एंगुलर में कन्वर्ट करने के लिए किसी भी लीनियर को एंगुलर में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग कुछ चेंजेस करते हैं, जिसमें कि x को थीटा से रिप्लेस करते हैं, जिसमें कि वेलोसिटी को एंगुलर वेलोसिटी से रिप्लेस करते हैं, और एक्सेलरेशन को एंगुलर एक्सेलरेशन से रिप्लेस करते हैं। तो देखो, एंगुलर वेलोसिटी का नोटेशन क्या होता है सर्कुलर मोशन में? ओमेगा होता है। ओमेगा। लेकिन ओमेगा तो मैं ऑलरेडी यहाँ पे यूज कर रहा हूँ, तो इसीलिए इस ओमेगा के जगह पे मैं दूसरा वैल्यू यूज करूंगा, ओम से इसको डिनोट करूंगा। ठीक है, बस एक नया नोटेशन इंक्लूड कर रहा हूँ जिसका मतलब एंगुलर वेलोसिटी है। और एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होगा? अल्फा, जो कि ये अल्फा है। जैसे कि यहाँ पे ये सारे क्या है? लीनियर्स हैं, लीनियर वाले। और इधर वाले क्या है? ये सारे के सारे एंगुलर। एंगुलर वाले। और भी चीज़ों से रिप्लेस किया जाता है, जैसे कि फोर्स है तो फोर्स को रिप्लेस किया जाता है टॉर्क टॉर्क। से, और मास है तो मास को किससे रिप्लेस करते हैं? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। आई से रिप्लेस करते हैं। और अगर तुम्हारे पास पी है मोमेंटम, तो पी को किससे रिप्लेस करते हैं? एल से। एल से। एल। एल से एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, ये क्या है हमारा? पी लीनियर मोमेंटम, एल क्या है? एंगुलर मोमेंटम। समझ में आया क्या? यस सर। यस सर। हाँ, जितना तुम रिप्लेसमेंट करोगे सारे के सारे फॉर्मूले बस आते जाएंगे। जैसे कि ये वाला देखो, फोर्स और टॉर्क वाला। फोर्स को किससे रिप्लेस किया? टॉर्क से। के को किससे रिप्लेस करना है? के तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट किसी से रिप्लेस होता नहीं। एक्स को किससे रिप्लेस करना है? थीटा से। नीचे वाले फॉर्मूले सेकंड वाला देख लो, एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन को अल्फा से रिप्लेस किया, ओमेगा कांस्टेंट है, ऐसे रहने दिया एक्स को थीटा से, बस। तो ये हमारा आंसर आते चला जाएगा। तो ये रिप्लेसमेंट याद रखना है। सर एंगुलर। हम्म, सर एंगुलर एसएचएम में जो ओमेगा है वो एंगुलर वेलोसिटी नहीं है ना? हाँ, यहाँ पे जो ओमेगा है ये एंगुलर वेलोसिटी नहीं है। ये जो ओमेगा है दिस इज नॉट एंगुलर वेलोसिटी। अभी एंगुलर वेलोसिटी हम लोग करेंगे। तो दूसरा देख लेते हैं और क्या फॉर्मूलेस लिखने हैं। फोर्थ वाला, जैसे कि हम लोग x लिखते हैं, x का फॉर्मूला क्या होता है इधर? x इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी प्लस पाई, यही जनरल इक्वेशन लिखते हैं। तो इधर क्या हो जाएगा? x के जगह पे क्या रिप्लेस करेंगे बोलो? थीटा। और a के जगह पे क्या होगा? बोलो क्या होगा? तुम मुझे बताओ a का मतलब क्या होता है? a क्या है? एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड। a is amplitude and x is what? डिस्टेंस। डिस्टेंस। डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, ये होता है। तो एम्पलीट्यूड है, अगर मैं इसको एंगुलर में कन्वर्ट करना चाहता हूं तो इसको लिखूंगा एंगुलर एम्पलीट्यूड, बराबर। तो एंगुलर एम्पलीट्यूड होता क्या है? सबसे पहले तो एम्पलीट्यूड क्या होता है ये बताओ। मैक्सिमम डिस्टेंस फ्रॉम द मीन पोजीशन इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड। तो एंगुलर एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा? मैक्सिमम थीटा। हाँ, मैक्सिमम थीटा जहां तक वो जा सकता है उसे ही हम लोग कहेंगे एंगुलर एम्पलीट्यूड। तो इधर जो थीटा नॉट लिखा जाएगा ये होगा एंगुलर एम्पलीट्यूड। ये थीटा नॉट एंगुलर एम्पलीट्यूड कहलाएगा। तो थीटा क्या हो गया? थीटा क्या है? नॉर्मल। ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है। ठीक है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो बताओ इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? थीटा इज इक्वल टू थीटा नॉट साइन ओम टी प्लस। नहीं, ओमेगा टी। ओमेगा तो हाँ ओमेगा ही सर। है ना, प्लस पाई, ये ऐसा फॉर्मूला। तो एक वेलोसिटी कितना हो जाएगा? इधर वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? v इज इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट ऑफ ए। ओमेगा ए ओमेगा ए कॉस इनटू ओमेगा टी प्लस फाइव। कॉस ओमेगा टी प्लस पाई। अब इधर बताओ क्या फॉर्मूला हो जाएगा? वेलोसिटी को क्या लिखेंगे? एंगुलर वेलोसिटी ओम लिखेंगे ओम। ओम लिखेंगे। यहाँ पे मैंने बता दिया है
वेलोसिटी को हम लोग एंगुलर वेलोसिटी लिखेंगे और जिसको ओम से रिप्लेस किया है, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? क्या थीटा को ही डिफरेंशिएट करेंगे तो मिल जाएगा मुझे ओम? यस सर। कितना होगा डिफरेंशिएशन इधर से? ओमेगा थीटा हाँ, नॉट कॉस ओमेगा थीटा नॉट कॉस कॉस ओमेगा टी ओमेगा टी ओमेगा टी प्लस फाइव। प्लस 5। ये आ गया हमारा आंसर। तो बस तुम्हें इतना सा याद रखना है, एंगुलर एसएचएम, बाकी सारा का सारा काम होते जाएगा। चलो नेक्स्ट इसमें हम लोग ये भी देख लेते हैं कि अगर एक्सोलेशन लिखा हो तो क्या करेंगे। एक्सोलेशन लीनियर एसएचएम में कितना होता है? इज इक्वल टू माइनस ऑफ माइनस ओमेगा ओमेगा स्क्वायर माइनस साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाइव। तो इसमें कितना हो जाएगा? अल्फा इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर थीटा नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाइव। तो ये काम हमें करना है, बस याद रहे, इतना ही करेंगे। चलो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं, डेट इज सिंपल पेंडुलम, और फिर यहाँ से सारी बातें समझ में आते जाएगा। सिंपल पेंडुलम। टॉर्क का कॉन्सेप्ट तो आता होगा, टॉर्क का फॉर्मूला क्या है? टॉर्क का फॉर्मूला, आर परपेंडिकुलर है। हाँ, आर क्रॉस एफ लिखते हैं। यस सर। तो मान लो इस जगह पे एक हमारे पास मास है, एकदम बिल्कुल ध्यान से देखना क्योंकि ये बेसिक कॉन्सेप्ट है। तुम्हें इसका फॉर्मूला याद नहीं रखना है, अगर तुम्हें एसएचएम के क्वेश्चंस करने हैं तो इसके कॉन्सेप्ट या फिर प्रोसेस को तुम्हें याद रखना है। जिस तरीके से किया जाता है उसी तरीके से सारे क्वेश्चंस करने पड़ेंगे। तो मुझे क्या बोला गया कि बताओ इसका टाइम पीरियड कितना होगा। ठीक है, ये बॉब है जिसका मास m है और एक स्ट्रिंग है जिसका लेंथ l है। तो बोला गया इसका टाइम पीरियड बताओ। तो टाइम पीरियड निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ऑलवेज उसको पहले 2 डिस्प्लेस पाई करेंगे। बाय ओम। पहले डिस्प्लेस करेंगे ना, यस प्रोसेस सर। मैं बता रहा हूँ। तो इसको मैंने थीटा एंगल से डिस्प्लेस किया, और थीटा एंगल से डिस्प्लेस करेंगे तो ये जो मास है या फिर जो बॉल है वो इस जगह पे आ जाएगा, और इस पे फोर्सेस वगैरह लग रहे होंगे। जो भी फोर्सेस लग रहे हैं मैं उसको दिखा देता हूँ। नीचे की डायरेक्शन में लग रहा होगा mg, और इस डायरेक्शन में लग रहा होगा टेंशन। और कोई फोर्स लग रहा है क्या? नहीं। तो मैं वापस से सेंट्रीपिटल सेंट्रीपिटल ओमेगा फोर्स की बात कर रहा हूँ मैं। सर सेंट्रीपिटल फोर्स नहीं लग रहा। वो फोर्स प्रोवाइड होता है, वो फोर्स लगता नहीं है। तो टेंशन है ना उधर। तो टेंशन प्रोवाइड करेगा। एक सेंट्रीपिटल फोर्स नया मत लगा देना यहाँ पे, वरना गए काम से फिर हाँ तो। सर हाँ बोलिए। ठीक है। अच्छा अब देखो ये टेंशन इधर लग रहा है, mg इधर लग रहा है, तो मुझे बताओ किस डायरेक्शन में कंपोनेंट लेना चाहिए। ऐसे करके कंपोनेंट लेना चाहिए या फिर ऐसे करके कंपोनेंट लेना चाहिए सारे? बोलो, एक्स और वाई एक्सिस किस डायरेक्शन में रखना चाहिए? पहले वाले में। फर्स्ट या सेकंड? एमजी के फर्स्ट अलावा। वाला। फर्स्ट इधर है, सेकंड ये है। हाँ सर फर्स्ट वाला। फर्स्ट वाला या टी सेकंड cos वाला? थीटा लेना है। फर्स्ट टी फर्स्ट। cos थीटा इज इक्वल टू एमजी, यही लेना है। फर्स्ट वाला लेंगे, ठीक है, सेकंड वाला नहीं लेंगे। सेकंड वाला क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि इस वाले केस में जो एक्सोलेशन होगा उसका टेंजेंशियल एक्सोलेशन इस डायरेक्शन में होगा, और सेंट्रीपिटल एक्सोलेशन अभी तो है नहीं लेकिन आगे आएगा तो इस डायरेक्शन में होगा। टेंजेंशियल एक्सोलेशन इस डायरेक्शन में होगा। तो हम लोग हमेशा जो भी फोर्सेस हैं वो एक्सोलेशन और एक्सोलेशन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कंपोनेंट लेते हैं फोर्सेस का। इससे भी क्वेश्चन का आंसर निकल सकता है लेकिन थोड़ा ज्यादा प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा हमारे लिए, लेंदी हो जाएगा। एक्सलेशन का भी कंपोनेंट लेना पड़ जाएगा, तो ये चीज को हटा देना है। बहुत ही ज्यादा स्लो है ये, क्या है ये? सर आप ये रिकॉर्ड कर रहे हो क्या? हाँ बिल्कुल। क्यों?
नहीं पूछ रहा था तो फिर यूट्यूब से और एक बार देख लेगा। हाँ, रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ठीक है, हाँ, तो वापस इस जगह पे आते हैं हम लोग। ये मास है। अब इस पे जो फोर्सेस लग रहा है मैं उसको दिखा देता हूँ और कंपोनेंट ले लेता हूँ। तो नीचे की डायरेक्शन में तो mg लग रहा होगा और इस डायरेक्शन में लग रहा होगा टेंशन, और टेंशन का कंपोनेंट मुझे लेना पड़ेगा। तो इस mg का कंपोनेंट लेंगे, टेंशन लेंगे, mg इस डायरेक्शन में लग जाएगा mg cos थीटा, और इस डायरेक्शन में लग जाएगा mg sin थीटा। और मुझे जो टॉर्क है वो इस पॉइंट के अबाउट देखना है। ये जो पॉइंट है O, इस O पॉइंट के अबाउट देखना है। टॉर्क अबाउट पॉइंट O, क्योंकि सर्कुलर मोशन या फिर रोटेशनल मोशन जो है वो O के अबाउट कर रहा है ना, इसलिए टॉर्क अबाउट O देख रहे हैं। इज इक्वल्स टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट O मल्टीप्लाइड बाय द, बोलो, I इंटू अल्फा होता है ना। टॉर्क इज इक्वल्स टू I इंटू अल्फा। इस फॉर्मूले को याद कर लो, ये हम लोग यूज करेंगे। टॉर्क इज इक्वल्स टू I इंटू अल्फा, वेयर टाउ तो टॉर्क है, I क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, एंड अल्फा इज एंगुलर एक्सीलरेशन। ठीक है, यस सर। यस सर। हाँ, तो यस सर। बताओ टॉर्क कितना होगा। कौन कौन से फोर्सेस है, एक तो टेंशन है, एक mg cos थीटा है और एक mg sin थीटा है। टेंशन के कारण से टॉर्क कितना हो जाएगा, 0। जीरो। जीरो। mg cos थीटा के कारण से टॉर्क कितना होगा, वो भी 0। जीरो mg sin थीटा के कारण से होगा कुछ तो। mg sin थीटा इंटू एल, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। टॉर्क का यस। फॉर्मूला क्या होता है, r क्रॉस f, जिसको मैं बोल लूँ r इंटू एफ परपेंडिकुलर। तो mg sin थीटा विल बी f परपेंडिकुलर, और जो लेंथ होगा परपेंडिकुलर लेंथ वो ये हो जाएगा l। ये आ जाएगा mg sin थीटा इंटू एल, दिस विल बी द टॉर्क। तो टॉर्क इज इक्वल टू आई इंटू अल्फा होता है, वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। टॉर्क निकल गया mgl sin थीटा इज इक्वल टू आई इंटू अल्फा। आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा इसका, इस ओ पॉइंट के अबाउट, ml स्क्वायर, यस सर। और अल्फा मैंने यहाँ पे लिख दिया। तो कुछ कुछ चीजें कैंसिल आउट हो गया इसमें, एल कैंसिल आउट हो रहा है, मास कैंसिल आउट हो रहा है। अच्छा ऐसा करते हैं, रहने दो, नहीं तो मास और मास कैंसिल आउट हो गया, कितना बन गया ये, जी एल, एल भी कैंसिल आउट हो जाएगा, जी बाय एल इंटू साइन थीटा इज इक्वल टू अल्फा। ठीक है, ये आ रहा है हमारा। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। तो जी बाय एल इंटू साइन थीटा इज इक्वल टू अल्फा आ रहा है। इससे आगे हम लोग को अगर बढ़ना है तो कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो है इक्वेशन, ये एसएचएम का इक्वेशन नहीं बन पा रहा है। एसएचएम का इक्वेशन क्या था, अल्फा इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर थीटा। अगर इस फॉर्म में आता ए। है अल्फा तो हम लोग बोलेंगे एसएचएम कर रहा है, एंगुलर एसएचएम। तो हमने क्या मान लिया कि थीटा इज वेरी वेरी स्मॉल, लेट्स से दैट थीटा इज वेरी वेरी स्मॉल। अगर हमारा थीटा काफी ज्यादा छोटा होगा तो साइन थीटा को क्या मैं थीटा लिख पाऊंगा, यस सर। approximately equals to यस theta. सर। So alpha will be equals to g by l into थीटा। अब मैं इसको इजीली कंपेयर कर सकता हूँ। तो बोलेगा सर उधर तो माइनस है, तो वही बात, माइनस साइन मैं इस जगह पे दिखाया नहीं क्योंकि मुझे पता था एक्सेलरेशन जो होगा इसी डायरेक्शन में होगा। लेकिन अगर तुम्हें बोर्ड वगैरह में करना है तो बोर्ड के लिए तुम्हें इस बात का ध्यान रखना है कि तुमने जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट दिया थीटा, उस डायरेक्शन को पॉजिटिव मानना है, और बाकी चीजें खुद ही खुद आ जाएगा। तुमने इस डायरेक्शन को पॉजिटिव माना तो टॉर्क का डायरेक्शन क्या है, नेगेटिव। टॉर्क तो इधर लगेगा ना, टॉर्क का यस डायरेक्शन सर। बेसिकली अंदर के डायरेक्शन में आएगा, लेकिन रोटेशन इधर यस कराएगा। सर। ये है टॉर्क का डायरेक्शन। तो माइनस साइन मैं इस जगह पे इंक्लूड करना चाहूंगा, माइनस आएगा, इधर भी माइनस आएगा, और नेक्स्ट पेज पे इधर भी माइनस आएगा।
तो बस मैं माइनस साइन को इसलिए नहीं दे रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है क्यों माइनस नहीं दे रहा हूँ, बस वो डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। और इधर से मैं अब इसको कंपेयर कर सकता हूँ अल्फा इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर थीटा से, और इन दोनों को जैसे कंपेयर करूंगा तो ओमेगा मेरा निकल के आ जाएगा रूट अंडर ऑफ जी बाय और टाइम पीरियड कितना आ जाएगा 2 पाई रूट अंडर ऑफ एल बाई जी। तो इस फॉर्मूले को याद रखना है, लेकिन इसमें एक कंस्ट्रेंट है, और वो कंस्ट्रेंट ये है सॉरी, कि जो पेंडुलम, थीटा स्मॉल है। हाँ, जो पेंडुलम है उसका जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कराया तुमने वो काफी छोटा कराया। और मेरी बात मानो तो हर एक क्वेश्चन तुम्हें स्मॉल वाला ही दिया जाएगा क्योंकि हमारे सिलेबस में वही है। तो ये इस तरीके से ऑसिलेशंस करेगा, ठीक है। तो ये स्मॉल ऑसिलेशन के लिए ये फॉर्मूला वैलिड है। टाइम पीरियड का फॉर्मूला आ गया, टी इज इक्वल टू 2 पाई रूट अंडर ऑफ एल बाई जी, जिसमें एल जो है वो लेंथ है मास का जिस पॉइंट के अबाउट सर्कुलर मोशन कर रहा है, एम क्या है मास, और जी जो है हमारा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। सर वो माइनस साइन से डायरेक्शन दिखा रहा है ना, मतलब वो डायरेक्शन में जा रहा है। क्या बोल रहे हो? नेगेटिव बस डायरेक्शन बता रहा था कि हाँ वो इस डायरेक्शन में जाएगा क्योंकि हमने ये डायरेक्शन पॉजिटिव माना है, ठीक है क्या। चलो अब इसी चीज को हम लोग नॉन इनर्शियल फ्रेम में कर लेते हैं। टाइम पीरियड इन नॉन इनर्शियल फ्रेम। नॉन इनर्शियल फ्रेम का मतलब क्या हो गया, एक ऐसे फ्रेम में पेंडुलम रखा हुआ है जो कि एक्सेलरेटेड है ना। मतलब सूडो। हाँ, इसका मतलब सूडो फोर्स लगेगा। तो मुझे टाइम पीरियड के जगह पे क्या लिखना पड़ेगा, t इज इक्वल टू 2 पाई रूट अंडर ऑफ एल बाई जी, और g के जगह पे लिखना होगा g इफेक्टिव। इस बात का ध्यान रखेंगे, g के जगह पे क्या लिखना है मुझे, g इफेक्टिव। और g इफेक्टिव कैसे निकालते हैं हम लोग, जैसे कि मान लो कोई भी लिफ्ट है, ऊपर के डायरेक्शन में जा रहा है और तुमने इसमें एक बॉल को हैंग करके रखा है, ए से एक्सलेट कर रहा है, तो इसका जी इफेक्टिव कितना हो जाता है, जी प्लस है। जी प्लस ऑफ ए। तो इसमें पेंडुलम को अगर मैं डिस्प्लेस करूंगा स्मॉल एंगल से, तो इस पेंडुलम का जो टाइम पीरियड आएगा वो ये आएगा जी प्लस ऑफ ए, ठीक है। ऐसा क्यों जी प्लस ऑफ ए क्यों हुआ, क्योंकि अगर कोई भी आदमी इसके अंदर बैठा होगा लिफ्ट के अंदर, तो इस पे अगर एनएलएम का इक्वेशन लगाएगा तो वो बोलेगा मैं तो एक्सलेटेड फ्रेम और हूँ, तो उसके इस पे साथ लिफ्ट के एक्सीलरेशन भी ऐड करेंगे ना वो। सूडो फोर्स लगेगा एम ए, और एम जी तो पहले से लग ही रहा है, ठीक है। इसीलिए हमारा g प्लस ऑफ ए आ जाएगा। जब इसको मैं डिस्प्लेस करूंगा तो डिस्प्लेस करने पे थीटा एंगल से डिस्प्लेस करने पे इस पे जो फोर्सेस लगेंगे वो नीचे की डायरेक्शन में m इंटू जी प्लस ऑफ ए लगेगा, इस डायरेक्शन में टेंशन लगेगा, और सारा का सारा एग्जैक्ट कैलकुलेशन वैसा ही करना पड़ेगा। ये एंगल है थीटा, तो इधर आ जाएगा m g प्लस ऑफ ए साइन थीटा, ठीक है। और ये टॉर्क लगाएगा, टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा, सारा काम एग्जैक्टली सेम। और इधर से हमारे पास टाइम पीरियड आ जाएगा। समझ में आई क्या बात। तो लेट्स से कि इस बार जो लिफ्ट है वो ऊपर के डायरेक्शन में ना जाकर के नीचे की डायरेक्शन में ए से जा रहा है, और फिर से हम लोग एक मास को अटैच किए हुए हैं और नीचे की डायरेक्शन में एक्सलेट कर रहा है, तो इसका टाइम पीरियड कितना लिखेंगे, और 2 पाई रूट अंडर ऑफ जी माइनस जी इफेक्टिव, और जी इफेक्टिव कितना हो जाएगा जी जी माइनस ए। माइनस ऑफ ए, तो टाइम पीरियड आ जाएगा 2 पाई रूट अंडर ऑफ एल बाय जी माइनस ऑफ ए। तो इस बात का ध्यान रखेंगे हम लोग। एक क्वेश्चन करते हैं और फिर समझ में आएगा। क्वेश्चन ऐसा है कि एक कार था और कार के अंदर सामने देखते हो ना एक रस्सी से छोटा सा चीज लगा होता है, तो वही चीज हैंग कर रहा है
और कार जो है अचानक से आगे की डायरेक्शन में ए से एक्सलेट करना स्टार्ट किया, ठीक है। इफ इट स्टार्ट्स accelerating with a, then find its angular amplitude, and its time period, given that a is small. सॉल्व करो इसको। तो देखो इसका जो कॉन्सेप्ट है एग्जैक्टली हम लोग का उसी के जैसा है जब हम लोग एसएचएम लीनियर वाला कर रहे थे, है ना। हम लोगों ने लीनियर एसएचएम में देखा था कि मान लो कि एक ब्लॉक है जो कि स्प्रिंग से साथ कनेक्टेड है और अचानक से ये ऊपर की डायरेक्शन में ए से एक्सलेट करना स्टार्ट कर दिया, तो बताओ इसका टाइम पीरियड कितना है। तो टाइम पीरियड कितना हो जाएगा, 2 पाई रूट अंडर ऑफ एम बाई के। और इसका एम्पलीट्यूड कितना हो जाएगा, एम्पलीट्यूड हम लोगों ने निकाला था नेचुरल लेंथ इस जगह पे, फिर इसका ओल्ड इक्विलिब्रियम पोजीशन और फिर न्यू इक्विलिब्रियम पोजीशन के बीच का डिस्टेंस जो था वो एम्पलीट्यूड आया था। सेम वे में क्या मुझे दो चीज निकालना है, एक एक्सट्रीम पोजीशन और एक मीन पोजीशन। अगर ये दोनों चीज निकल गया है तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस ही तो हम लोग एम्पलीट्यूड बोलते हैं, या फिर इन दोनों के बीच का एंगल ही तो हम लोग एंगुलर एम्पलीट्यूड बोलते हैं। बिल्कुल हाँ। अभी क्या इस जगह पे ये स्टेशनरी है, बिल्कुल हाँ स्टेशनरी है। और इस जगह पे इसके पास वेलोसिटी कितनी होगी, 0। मतलब कि क्या ये इसका एक्सट्रीम पोजीशन कहलाएगा। जहाँ पे भी वेलोसिटी 0 होता है एक्सट्रीम पोजीशन होता है, बिल्कुल सही। ओम 0 लिखूंगा मैं। और इक्विलिब्रियम पोजीशन कहाँ पे होता है, जहाँ पे नेट फोर्स 0 होता है या फिर नेट टॉर्क 0 होता है। तो ये काम मैंने सर्कुलर मोशन में भी कराया था। नीचे की डायरेक्शन में mg लग रहा है और इस डायरेक्शन में लग रहा है ma, तो कितने एंगल पे इक्विलिब्रियम आएगा, कैसे निकालते हैं हम लोग, टेन थीटा। शॉर्ट ट्रिक से टेन थीटा लेते हैं डायरेक्ट, और वो कितना आता है ma डिवाइडेड बाय mg। थीटा टेन थीटा कितना आ जाएगा, टेन थीटा इज इक्वल टू a बाई जी। तो इस पोजीशन पे क्या आएगा, इक्विलिब्रियम आएगा। और अगर इस पोजीशन पे इक्विलिब्रियम आ रहा है मतलब दिस थीटा विल बी द मीन पोजीशन, और मीन पोजीशन और एक्सट्रीम पोजीशन के बीच का जो एंगल होगा वही हमारा क्या होगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। बोलो समझ में आया क्या या नहीं आया, आया ना। तो इधर से टेन थीटा को मैं ए बाई जी लिख सकता हूँ, और टेन थीटा क्या हो जाएगा, थीटा, क्यों, क्योंकि थीटा छोटा है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि एक इंक्लाइन प्लेन है और इस इंक्लाइन प्लेन में के ऊपर एक कार्ड को या फिर किसी बक्से को छोड़ा गया। पहले इसको पकड़ करके रखा था तो रस्सी ऐसे होगा पेंडुलम से, मास इसका है, और इसको छोड़ दिया, रिलीज। जब रिलीज किया गया तो देखा गया कि ये कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, आगे की डायरेक्शन में कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है। तो पूछा गया देन फाइंड द टाइम पीरियड। टाइम पीरियड ऑफ एसएसएम। काफी बढ़िया क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट वाइज क्वेश्चन, लेंदी नहीं है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है बस। सॉल्व करो इसको। देखो क्वेश्चन में क्या करना है, मुझे जी इफेक्टिव निकालना है। टाइम पीरियड का फॉर्मूला तो मैंने पहले ही बता दिया, 2 पाई रूट ऑफ एल बाय जी। मुझे क्या निकालना है, जी इफेक्टिव निकालना है। अगर ये कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो स्ट्रिंग कैसा रहेगा, पहले मुझे वो बताओ।
स्ट्रिंग वर्टिकल रहेगा। इक्विलिब्रियम पोजीशन पे ऐसा रहेगा या स्ट्रिंग इक्विलिब्रियम पोजीशन पे ऐसा रहेगा, फर्स्ट या सेकंड? फर्स्ट। फर्स्ट रहेगा क्योंकि कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है। तो इस पे जो नेट फोर्स लग रहा है वो कितना लग रहा है? नीचे की डायरेक्शन में mg लग रहा है। कैसे भी हैंग करके रखा हो, मुझे क्या फर्क पड़ता है, मुझे तो नेट फोर्स देखना होता है या फिर नेट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी देखना होता है। तो इसका टाइम पीरियड अभी कितना होगा, जी इफेक्टिव कितना होगा, जी होगा, तो टाइम पीरियड कितना होगा, 2 पाई रूट अंडर ऑफ L/G। ये इसका आंसर होगा। लेकिन सोचो क्वेश्चन कुछ इस तरीके से दिया होता कि ये जो इंक्लाइन प्लेन है, इस इंक्लाइन प्लेन के ऊपर एक कार्ट को रिलीज किया गया और एग्जैक्टली वो इस तरीके से था और यहां से रिलीज कर दिया गया और ये थीटा एंगल है, फ्रिक्शनलेस सरफेस है, म्यू इज इक्वल टू 0 है हर एक जगह पे। तो अब बोला गया इसका टाइम पीरियड कितना होगा, क्या होगा, क्या लग रहा है? हम्म जी होगा इफेक्टिव तो। जी इफेक्टिव कितना होगा, मुझे तो यही निकालना है बस, जी इफेक्टिव। सबसे पहले ये बताओ ये कार्ट का एक्सेलरेशन होगा या नहीं होगा, होगा, कितने से होगा, होगा सर। जी कितने से साइन होगा, थीटा। जी साइन थीटा से एक्सेलरेशन होगा। तो मैं जी इफेक्टिव कैसे निकालता हूँ, जब मैं कार्ट के अंदर चले जाऊंगा और उस समय इसके ऊपर देखूंगा कौन कौन से फोर्सेस लगे हैं। तो सबसे पहले मैं इसके बॉल के ऊपर देख रहा हूँ फोर्सेस कौन कौन से लग रहे हैं। एक तो mg लगेगा और क्योंकि ये ए से एक्सलेट कर रहा है तो इस पे सूडो फोर्स लगेगा m, और इधर लगेगा टेंशन। तो इसका कंपोनेंट निकाल लो mg का, इधर आ जाएगा mg साइन थीटा और ये आ जाएगा mg कॉस थीटा। क्या ये कैंसिल आउट हो जाएगा ma और mg साइन थीटा, तो बचेगा क्या, सिर्फ और सिर्फ ये। तो जी इफेक्टिव कितना हो जाएगा, जी कॉस थीटा, कॉस थीटा। और हमारा टाइम पीरियड कितना आ जाएगा, 2 पाई रूट अंडर ऑफ L/G कॉस थीटा। अब क्वेश्चन को अलग अलग फॉर्म में भी दे सकता था, फ्रिक्शन दे देता, बस इतना ही है कि सूडो फोर्स लगाना होता है, एक्सेलरेशन निकाल करके सूडो फोर्स लगाते और जी इफेक्टिव हमारा फिर वापस से आता। अगर दो डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है तो रिजल्टेंट जी इफेक्टिव ऐसे निकलता और उसी का वैल्यू हम लोग पुट करते हैं। समझ में आया क्या? यस सर। यस Yes. सर। जी इफेक्टिव जी कॉस थीटा कैसे हुआ, क्या बोल एक रहे बार हो? बताइए ना फिर से। नेट फोर्स क्या सिर्फ टेंशन लग रहा है और इस डायरेक्शन में mg cos थीटा लग रहा है, तो m को हटा दो, सिर्फ g cos थीटा बचा ना, ठीक है, क्योंकि इस डायरेक्शन का फोर्स तो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर दिया ना। चलो आगे चलते हैं। यस सर। नेक्स्ट इज कंपाउंड पेंडुलम। पेंडुलम तो जैसा सिंपल पेंडुलम है उसी का थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड वर्जन है कंपाउंड पेंडुलम। कंपाउंड पेंडुलम में क्या करते हैं हम लोग, कोई भी रिजिड बॉडी लेते हैं और सिंपल पेंडुलम में क्या करते हैं, एक पॉइंट मास लेते हैं। डिफरेंस देख लो, सिंपल पेंडुलम में क्या लेते हैं हम लोग, एक पॉइंट मास लेते हैं, इस जगह पे ये हमारे पास पॉइंट मास। और कंपाउंड पेंडुलम में क्या लेते हैं हम लोग, कोई भी रिजिड बॉडी लेते हैं, जैसे कि एक रॉड है मेरे पास और रॉड को मैं इस लोकेशन पे हिंज कर देता हूँ। जैसे तुम अपने हाथ में पेन ले लो और सबसे एंड पॉइंट पे उसको पकड़ लो और थोड़ा सा उसको दूसरे हाथ से डिस्प्लेस करो, ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे तुमने पिंच करके पकड़ लिया हल्का सा और इसको डिस्प्लेसमेंट दिया एंगुलर, तो ये क्या करेगा, मोशन करता है ऐसे ऐसे करके, तुम्हारे हाथ में फ्रिक्शन होने के कारण से वो
रुक जा रहा है पानी, लेकिन अगर फ्रिक्शन नहीं होगा तो ये मोशन करता ही करता चला जाएगा। तो अगर कोई भी रिजिड बॉडी लिया तो क्या करेगा वो, कंपाउंड पेंडुलम। और अगर तुमने पॉइंट मास लिया, क्योंकि सारा का सारा मास सिर्फ इसी जगह पे कंसंट्रेटेड है, लेकिन रॉड के केस में जो मास है वो पूरा का पूरा रॉड पे बिखरा हुआ है, और ये है हिंज। ठीक है, ये डिफरेंस है तुम्हारा सिंपल पेंडुलम और कंपाउंड पेंडुलम में। तो हम लोग इसी कंपाउंड पेंडुलम को देखना चाहते हैं और इसका टाइम पीरियड का फॉर्मूला निकालना चाहते हैं। तो देखो हम लोग करते हैं, मान लो कोई सा भी रिजिड बॉडी है और इस जगह पे मैंने इसको हिंज कर दिया, तो इसका सेंटर ऑफ मास कहीं ना कहीं पे तो होगा। मुझे काम है सेंटर ऑफ मास से, क्यों? क्योंकि mg उस जगह पे लगेगा, अगर हमारा जो बॉडी है वो काफी छोटा है तो mg जो है वो ऑलवेज सेंटर ऑफ मास पे लगेगा। और मैंने क्या करा, इस ऑब्जेक्ट को डिस्प्लेस कर दिया, थीटा एंगल से डिस्प्लेस किया। और अगर थीटा एंगल से डिस्प्लेस करेंगे तो उसका सेंटर ऑफ मास क्या करेगा, डिस्प्लेस करेगा। पहले सेंटर ऑफ मास ऐसा था, इस जगह पे था, और अब इस जगह पे आ गया, थीटा एंगल से डिस्प्लेस। तो सेंटर ऑफ मास पे mg लग रहा होगा नीचे की डायरेक्शन में। अब कैलकुलेशन देखो एग्जैक्टली सेम है, किसके जैसा, सिंपल पेंडुलम के जैसा। थीटा एंगल आ गया, इधर लगेगा टेंशन, जो भी है टेंशन नहीं लगेगा तो कोई भी इंटरनल फोर्सेस लगेंगे, उसको हटा दो तुम। और mg का दो कंपोनेंट आएगा, एक इस डायरेक्शन में आ जाएगा mg cos थीटा, और इधर आ जाएगा mg sin थीटा। इसके बाद क्या करना होता है, सारे स्टेप्स देख लो। पहले एफबीडी बनाओ, डिस्प्लेस करो, फिर टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा लिखो। और किसके अबाउट टॉर्क लगाते हैं हम लोग, हिंज के अबाउट। तो हिंज के अबाउट लगाया तो इसके बाद टॉर्क कितना हो जाएगा, mg sin थीटा इंटू इन दोनों के बीच का डिस्टेंस को मैं L मान लेता हूँ। दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ मास एंड द हिंज पॉइंट, इज इक्वल टू I इंटू अल्फा। ये हो जाएगा mgl sin थीटा डिवाइडेड बाय I कर लो, इज इक्वल टू अल्फा। और फिर से वही बात, अगर तुमने इस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट दिया है तो ये पॉजिटिव होगा और ये डायरेक्शन होगा नेगेटिव, तो एक माइनस साइन तुम चाहे तो लगा सकते हो। और थीटा को हम लोग यहाँ पे क्या जूम कर लेंगे, छोटा। थीटा इज वेरी वेरी स्मॉल, थीटा छोटा हुआ तो साइन थीटा क्या हो जाएगा, थीटा। और यहाँ पे अब मैं इसको पुट कर लेता हूँ, ये हो जाएगा mgl बाय I इंटू थीटा इज इक्वल टू अल्फा, और इसको कंपेयर कर लो माइनस ओमेगा स्क्वायर थीटा से। समझ में आ रहा है सबको? यस सर। यस सर। सर वो निगेटिव क्यों किया, -mgl -mg sin थीटा है। क्योंकि डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में दिया है ना, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ये हमारा थीटा होगा और ये डायरेक्शन पॉजिटिव होगा, ये डायरेक्शन नेगेटिव। तो ओमेगा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, रूट अंडर ऑफ mgl डिवाइडेड बाय I, दिस विल बी ओमेगा। और टाइम पीरियड कितना आ जाएगा, 2 पाई रूट अंडर ऑफ I बाय mgl, 2 पाई रूट अंडर ऑफ I बाय mgl, ये आ गया। अब इसको मैं थोड़ा सा अलग तरीके से मॉडिफाई करूंगा, तुम चाहो तो इस इक्वेशन को याद रख सकते हो किसी भी जगह पे डायरेक्टली फॉर्मूला अप्लाई करके आंसर निकालने के लिए। लेकिन कुछ अच्छे एडवांस लेवल के क्वेश्चन आते हैं तो ये फॉर्मूला तुम्हारे किसी भी काम का नहीं। जैसे हम लोग क्वेश्चन करेंगे, है ना, अभी सब्र करो, क्वेश्चन करेंगे अच्छे वाले। तो इसमें आई क्या है हमारा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, एम क्या है तो लिख देता हूँ मैं, आई क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। हर एक बॉडी के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना पड़ेगा। एम क्या है, मास ऑफ द रिजिड बॉडी, एंड जी तो पता ही है तुम्हें, एक्सेलरेशन
ड्यू टू ग्रेविटी, जिसको हम लोग जी इफेक्टिव भी लिख सकते हैं। और एल क्या है हमारा, डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ मास एंड हिंज पॉइंट। हिंज पॉइंट ये है। कितना टाइम बचा है? 20 मिनट। अभी ये जो हम लोगों ने शेप बनाया, तो इस जगह पे था हमारा हिंज पॉइंट और इस जगह पे था सेंटर ऑफ मास, और इसके बीच का डिस्टेंस है एल। सेंटर ऑफ मास के अबाउट हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया कुछ ले सकते हैं, है ना। तो आई अबाउट एक्सिस, ये क्या है हमारा एक्सिस है। एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, आई अबाउट एक्सिस इज इक्वल्स टू आई सी एम प्लस ऑफ एम डी स्क्वायर। पैरेलल एक्सिस थ्योरम पता है, यस सर। है ना। आई एक्सिस इज इक्वल टू आई सी एम प्लस ऑफ एम डी स्क्वायर, वायर आई सी एम इज सेंटर ऑफ मास के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और सेंटर ऑफ मास के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया मैं लिख लेता हूँ आई सी ओ एम इज इक्वल टू एम के स्क्वायर। एम के स्क्वायर क्या होता है, के क्या है इसमें, रेडियस ऑफ गायरेशन, पता है ना। यस सर। यस सर। रेडियस ऑफ गायरेशन, तो इसका वैल्यू अगर मैं इस जगह पे पुट करता हूँ तो ये हो जाएगा तुम्हारा एम के स्क्वायर प्लस ऑफ एम डी इज द distance between the parallel axis which is passing through the axis and another is passing through the center of mass. So here d will be equals to the L. तो I about axis आ जाएगा m k स्क्वायर प्लस ऑफ L स्क्वायर। इसका जो वैल्यू है मैं ऊपर पुट कर लेता हूँ ऊपर वाले फॉर्मूले में, 2 पाई रूट अंडर ऑफ I बाय एम जी एल। 2 पाई रूट अंडर ऑफ आई का वैल्यू निकाल लिया मैंने, आई बाय एम जी एल। एम से एम कैंसिल आउट हो जाएगा और एल को ऊपर लेके चले जाता हूँ मैं, नीचे जो एल है ये हो जाएगा एल प्लस ऑफ के स्क्वायर बाय एल, और ये हो जाएगा टाइम पीरियड का फॉर्मूला। तो हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि अगर मुझे एक कोई भी रिजिड बॉडी है, उस रिजिड बॉडी का टाइम पीरियड ऐसा है, तो मुझे अगर उसको सिंपल पेंडुलम में कन्वर्ट करना है तो उतने मास को मुझे कितने लेंथ पे रखना पड़ेगा, इफेक्टिव लेंथ विल बी एल प्लस ऑफ के स्क्वायर बाय एल। समझ में आएगा ये बात। नो सर। मतलब कि वही सेम टाइम पीरियड आएगा अगर तुमने लेंथ जो है इतना रखा, तो टाइम पीरियड कितना आ जाएगा, 2 पाई रूट अंडर ऑफ एल इफेक्टिव डिवाइडेड बाय जी, विच इज इक्विवेलेंट टू दिस थिंग। समझा सर। अब इसको और हम लोग थोड़ा डिफरेंट वे में समझते हैं कि टाइम पीरियड जो है बेसिकली किसी भी रिजिड बॉडी का इस तरीके से वेरी कर रहा है, तो वो इस बात पे डिपेंड कर रहा है कि तुम्हारा ये चीज कितना है, एल इफेक्टिव एल प्लस ऑफ के स्क्वायर बाय एल, ये कितना है। अब ये जो वैल्यू है तुम्हारा मैक्सिमम भी हो सकता है, मिनिमम भी हो सकता है, डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट के लिए, क्योंकि सेंटर ऑफ मास और जो हिंज पॉइंट वो अलग अलग लोकेशंस पे हो सकते हैं। तो हम लोग ये निकालते हैं कि किस पॉइंट के लिए मिनिमम वगैरह होगा, ऐसा कुछ समथिंग चीज है। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। अगर मुझे मिनिमम चाहिए या मैक्सिमम चाहिए, उसको क्या करना होगा, डिफरेंशिएट। और डिफरेंशिएट करके फिर मुझे क्या निकालना होगा, वैल्यू, कि किस वैल्यू पे इसका टाइम पीरियड मैक्सिमम या फिर मिनिमम आ रहा है। मेरी बात समझ में आ रही है या नहीं, आ रहे यस सर। हाँ सर आ गई। है ना। तो क्या चीज वेरी कर सकता है हमारा, एल वेरी कर सकता है, तो एल के रेस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करो और बताओ कितना आ रहा है।
आया कुछ? मिनिमा कहाँ पे आ रहा है? देखो उसको डिफरेंशिएट करते हैं, डी एल इफेक्टिव डिवाइड बाय डी एल कर लेते हैं लेट से, तो ये हो जाएगा 1, और ये क्या हो जाएगा माइनस ऑफ के स्क्वायर डिवाइडेड बाय एल स्क्वायर आ जाएगा, और इसका वैल्यू क्या होना चाहिए, डिफरेंशिएशन इक्वल्स टू 0। और जब हम लोग डिफरेंशिएशन कर लिए तो एल का वैल्यू कितना आ जाएगा, के के बराबर। तो जिस समय एल का वैल्यू के बराबर होगा उस समय टाइम पीरियड क्या होगा, मिनिमम होगा। तो इस वैल्यू के लिए टाइम पीरियड मिनिमम आने वाला है। तो उसका अगर ग्राफ हम लोग बनाते हैं तो वो कुछ ऐसा दिखता है। टाइम पीरियड और लेंथ को चेंज करते जा रहे हैं। लेंथ क्या चीज है, हिंज पॉइंट। सेंटर ऑफ मास तो चेंज हो नहीं सकता है, सेंटर ऑफ मास का लोकेशन चेंज कभी नहीं हो सकता। बस तुम इस लोकेशन को चेंज, एल के वैल्यू को चेंज करने के लिए ये जो हिंज पॉइंट है या फिर जो एक्सिस है उसको चेंज कर सकते हो। मतलब एक्सिस धीरे धीरे पास में लाया और पास में लाया और पास में लाया और पास में लाया, तो क्या इफेक्ट होगा, तो जिस समय ये रेडियस ऑफ गायरेशन के बराबर हो जाएगा उस समय टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, मिनिमम हो जाएगा। और ये टाइम पीरियड हम लोग कितना बोल सकते हैं, 2 पाई रूट अंडर ऑफ, कितना आ जाएगा वैल्यू, पुट कर लो, 12 हो जाएगा, सॉरी 2K हो जाएगा बाई जी, 2K by G। ये आएगा। तो इस वैल्यू को याद रखना, कहीं पे हो सकता है काम आए इसे, L इज इक्वल टू के। ठीक है, चलो अब आगे क्वेश्चन करते हैं और क्वेश्चन से समझते हैं कि हाँ किस तरीके से उस फॉर्मूले का यूज है और कैसे हम लोग कर सकते हैं। लेट सर से वो ऊपर वाला दिखाओ ना। ये लो, लेट से कि हमारे पास वही फिर एक रॉड है, और रॉड को मैंने इस जगह पे हिंज किया है। इस रॉड का जो मास है वो दे रखा है 5 kg, और इस रॉड का जो लेंथ है वो दे रखा है कितना मान लें, 12 मीटर। इसका टाइम पीरियड कितना होगा ये बताओ, फाइन टाइम पीरियड। सिंपल सा क्वेश्चन दिया है। तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, और टाइम पीरियड का फॉर्मूला जो याद रखना था उसी को यूज करेंगे, 2 पाई रूट अंडर ऑफ आई बाय एम जी एल। ठीक है, तो आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें पुट करना पड़ेगा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है, ml² by 3। हाँ तो इस बात का ध्यान रखेंगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमेशा एक्सिस के अबाउट पुट करना होता है, जो भी एक्सिस यूज किया जा रहा है उसके अबाउट। तो ये हो जाएगा ml² by 3। मास दे रखा है 5, लेंथ दे रखा है 12 × 12 डिवाइडेड बाय 3। तो कैंसिल आउट कर दो, 20 × 12, बाद में इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे। और इसमें m का वैल्यू पुट कर लेते हैं विच इज 5, g का वैल्यू पुट कर लेते हैं विच इज 10, एंड लेंथ, लेंथ कितना होगा, l का वैल्यू, बोलो l का वैल्यू कितना लेंगे, 12 लेंगे। गलती तुम लोगों ने यहाँ पे किया है, क्योंकि कॉमनली स्टूडेंट्स मिस्टेक करते ही करते हैं। एल जो हम लोगों ने ऊपर लिया है वो सेंटर ऑफ मास और हिंज पॉइंट के बीच का डिस्टेंस लेते हैं, तो इस जगह पे एल कितना हो जाएगा, 6 मीटर। 12 नहीं लेंगे, सेंटर ऑफ मास और एक्सिस के बीच का डिस्टेंस। अब जो भी कैंसिल आउट करना है कैंसिल आउट कर लो, ये हमारा आंसर आ जाएगा 2 पाई रूट अंडर ऑफ 4 पाई।
ठीक है क्या? Yes, यस सर sir. यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन करो। मान लो कि एक डिस्क है जिसका मास m है और रेडियस r है और इसको इस पॉइंट पे हिंज कर दिया है। बताओ इसका टाइम पीरियड कितना होगा? आया क्या आंसर? चलो देखते हैं इसको कैसे करेंगे। Yes, sir. तो फॉर्मूला वही लगाते हैं हम लोग, डेट इज टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2 पाई रूट अंडर ऑफ आई बाय एम जी एल। और आई कितना हो जाएगा? जहाँ पे भी मैंने हिंज किया है उसके अबाउट हमेशा आई लेना होता है, तो इसके अबाउट मुझे आई लेना होगा। तो क्या करना होगा? मुझे पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाना पड़ेगा। सेंटर ऑफ मास के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है? एम आर स्क्वायर बाई 2। तो Yes, sir. हिंज के अबाउट एक्सिस के अबाउट कितना हो जाएगा? एम आर स्क्वायर बाई 2 प्लस ऑफ एम डी स्क्वायर विच इज 3 बाई 2 एम आर स्क्वायर। तो आई का वैल्यू निकल गया, इसको पुट कर लेते हैं। 3 बाई 2 एम आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय एम जी एल, डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ मास एंड द हिंज पॉइंट विच इज आर। और आर आर कैंसिल आउट होगा, एम से एम कैंसिल आउट होगा, तो इधर मेरा आंसर आ जाएगा रूट अंडर ऑफ 3 आर बाय 2g। समझ में आया? Yes, sir. यस सर। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हाँ, सर। क्वेश्चन करके लेके आना। आगे नेक्स्ट क्लास से हम लोग एडवांस क्वेश्चन करेंगे इस पे, अलग अलग तरह के क्वेश्चन। ऐसा है कि एक रॉड है जिसको मैंने हिंज किया हुआ है इस जगह पे, इसको हिंज किया है मैंने, ठीक है। और ये जो एक स्प्रिंग लगा हुआ है वो इस लोकेशन पे लगा हुआ है और दूसरा स्प्रिंग इसी जगह पे लगा हुआ है। नेक्स्ट क्लास में इसे और ज़्यादा टफ करेंगे। और इस रॉड का जो है मास दे रखा है m एंड लेंथ l दे रखा है, ठीक है। स्प्रिंग कांस्टेंट इसका k ले लेते हैं, इसका 2k ले लेते हैं। और अगर मैं इसको थोड़ा सा डिस्प्लेस करूंगा तो उसका टाइम पीरियड कितना होगा ये तुम्हें बताना है। तो नेक्स्ट क्लास में करके लेके आना। इसको एक हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रखा हुआ है, ये पूरा का पूरा सिस्टम हॉरिजॉन्टल प्लेन में। सर हम्म नहीं, कुछ नहीं। फिर एस सी वर्मा के क्वेश्चंस और कुछ दूसरे बुक्स के भी क्वेश्चंस देखेंगे। तो इसे अटेम्प्ट करके लेके आना। ये अटेम्प्ट करोगे तो तुम्हारे दिमाग में समझ में आएगा कि हाँ करना क्या है, तुमने क्या गलती किया, क्या नहीं करना है, ठीक है। चलो।